नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन। आज हम लोग कॉलिजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉलिजन क्या है, कब कहेंगे कॉलिजन हुआ, पूरा स्टडी, और इसका प्रॉब्लम कैसे कैसे बनाएंगे, किस किस तरह का प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, तो आज हम लोग कॉलिजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से पढ़ते हैं, टेंशन वाला कोनो बात नहीं है। सपोज देयर आर टू पार्टिकल, मान लेते हैं कि दो पार्टिकल है, पॉइंट लाइक मास है ना, एक यहां एक यहां और एक, मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी u1 है और इसका वेलोसिटी u2 है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक, सेम लाइन के अलोंग ये दोनों पॉइंट मास मूव कर रहा है। एक पॉजिटिव अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं तो इधर आप एक्स एक्सिस ले लो, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लो, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस ले लो, है ना। क्या होगा, सर्टेन टाइम के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कांटेक्ट में ही रह जाएगा? नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने के बाद, तो कांटेक्ट में ही रह जाएगा। और अगर चिपकेगा नहीं तो फिर क्या होगा, या तो हो सकता है ये उधर जाने लगे, फिर ये इधर आने लगे, या फिर दोनों के दोनों उधर जाने लगे, या दोनों के दोनों इधर आने लगे और कांटेक्ट में भी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। तो दे आर थ्री केसेस हम बोर्डली डिवाइड कर सकते हैं कि पहला कि दोनों चिपक जाए और दूसरा दोनों न चिपके। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि जब ये दोनों कांटेक्ट में आएगा और कांटेक्ट में आने के बाद जब दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इस पार्टिकल का और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है बिफोर कांटेक्ट एंड आफ्टर कांटेक्ट अलग अलग होगा। ठीक है, क्या होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही? और बेटा जी, अगर इस दोनों पार्टिकल को हम अपना सिस्टम ले लें और एक्सटर्नल फोर्स अगर इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर में जीरो हो, तो बिफोर कॉलिजन जो इसका लीनियर मोमेंटम होगा वो आफ्टर, सॉरी कॉलिजन बोल दिया हम, बिफोर कांटेक्ट जो इनका लीनियर मोमेंटम होगा वो आफ्टर कांटेक्ट लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा इस सिस्टम का। लेकिन क्या आफ्टर कांटेक्ट इसका वेलोसिटी जो पहले था वही रहेगा? नहीं रहेगा, बदल जाएगा। लेकिन सिस्टम का, हमारे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली कॉलिजन है क्या? कॉलिजन इज इन फैक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एमंग पार्टिकल्स, एमंग पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में लीनियर मोमेंटम के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलिजन बोलते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। ये दोनों आप समझ लो कि चार्ज्ड पार्टिकल है बेटा। कैसा पार्टिकल है, यहां तो चार्ज नहीं था, मान लेते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर प्लस Q1 है, इसके ऊपर प्लस Q2 है ना। और इसका मास m1, इसका मास m2, इसका वेलोसिटी u1 इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में u2 है ना। देखो, ये विदाउट कांटेक्ट, मान लेते हैं कि मिनिमम r डिस्टेंस पर आने के बाद, चूंकि Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा, विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो हो सकता है कि दोनों को सफिशिएंट इतना स्पीड हो कि दोनों एक दूसरे को क्या कर जाए, टच कर जाए। या फिर सफिशिएंट स्पीड अगर ये नहीं हो तो दोनों एक दूसरे को टच नहीं भी करे, लेकिन फिर भी लीनियर मोमेंटम का यहाँ क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? इसको आप यहां अलग कर दो, ये एक अलग केस हो गया। बात समझ में आ रही है? यहां पर Q1 और Q2 क्या है, दोनों के ऊपर चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कांटेक्ट में आए बिना ही इसके बीच लीनियर मोमेंटम का एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये भी किस कैटेगरी में आया बेटा, कॉलिजन हुआ यहां भी। तीसरा एक केस क्या ले लेते हैं बेटा जी, ये एक ब्लॉक ले लो, ये एक ब्लॉक ले लो, इसके साथ एक स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, इसका मास m1 है बेटा, इसका मास m2 है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका इधर वेलोसिटी क्या है, u2 इनिशियल, इसका u1 है। मान लेते हैं कि u1 ग्रेटर देन u2, यहां क्या होगा, u1 ग्रेटर देन u2। तो टाइम के साथ इन दोनों के बीच जब बीच में जो गैप है वो क्या होगा बेटा, घटेगा। घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि ये इस स्प्रिंग के कांटेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो इसका तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा m2 का, लेकिन इसका घटेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि स्प्रिंग क्या होगा, धीरे धीरे कंप्रेस होगा, कंप्रेस हो जाएगा, उसके बाद दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, तो चूंकि स्प्रिंग कंप्रेस है तो इसको पुश करेगा फॉरवर्ड, इसको बैकवर्ड, यानी कि इसका जो मोमेंटम है m1 का मोमेंटम जो है वो क्या होगा बेटा, घटेगा, और इसका मोमेंटम बढ़ेगा। मोर प्रिसाइजली अगर कहें तो इसका वेलोसिटी कांटेक्ट में आने के बाद सर्टेन टाइम में बढ़ने लगेगा, इसका घटने लगेगा। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्प्रिंग फिर अपना नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। उसके बाद इसका मोमेंटम इससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो ये फिर धीरे धीरे इसका कांटेक्ट छोड़ देगा। तो ये भी कॉलिजन हुआ। तो कॉलिजन को जरा सा समझ लेते हैं। कॉलिजन इज इन फैक्ट redistribution of linear momentum among particle. What is time of collision, क्या होगा, तो जब दो पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन शुरू हो जाए, क्या शुरू हो जाए, इंटरेक्शन शुरू हो जाए। यहां जैसे चार्ज नहीं है तो कॉलिजन स्टार्ट कब कहेंगे, ये जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया। यहां पर मैं कब कहेंगे कॉलिजन शुरू हो गया, तो जब ये दोनों एक दूसरे को इतना सर्टेन डिस्टेंस पर, इतना डिस्टेंस पर आ गया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है दोनों, तो दोनों के बीच कोई कॉलिजन नहीं है। फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो कॉलिजन शुरू हो गया उसी वक्त जब फोर्स लगाना शुरू कर दिया। यहां पर जब इस स्प्रिंग के साथ कॉन्टैक्ट में आ गया तब यहां कॉलिजन शुरू हो गया। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब एक दूसरी बात पर डिस्कशन करते हैं बेटा कि लीनियर मोमेंटम तो ड्यूरिंग कॉलिजन हम क्या बोले, कंजर्व रहता है सिस्टम का। काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व रहेगा? देखो यहीं से फिर शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये दोनों कांटेक्ट में आया, एक दूसरे को जोर से टक्कर मारा। टक्कर मारने के दरमियान ये भी गर्म हो गया, ये भी गर्म हो गया, या ये भी डिफॉर्म हो गया और ये भी डिफॉर्म हो गया पार्टिकल, है ना। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था दोनों पार्टिकल का, उसका सर्टेन अमाउंट इस कॉलिजन के दरमियान क्या हुआ, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर गया, है ना। उसके बाद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी बाद कॉलिजन के बाद भी इन दोनों के साथ एसोसिएटेड है। तो इस केस में तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व नहीं है। यहां चलते हैं बेटा। यहां पर देखो दोनों के बीच कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं, कांटेक्ट तो हुआ ही नहीं और कोई डिसिपेशन भी नहीं है। यहां कॉलिजन हुआ और कॉलिजन होने के बाद दोनों टकराया, बड़ा जबरदस्त गर्म हुआ होगा, टूट के बिखर गया होगा। तो लॉस हुआ किस फॉर्म में, थर्मल एनर्जी के फॉर्म में। यहां तो कांटेक्ट हुआ ही नहीं, तो यहां लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। यानी कि इस केस में लीनियर मोमेंटम अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो, बात समझ में आ रही है बेटा, अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो यहां लीनियर मोमेंटम भी
कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। यहां तो भैया देखो स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में आया था, तो यहां भी लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम तो ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ कोलिजन लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, ठीक है। और यहां पर क्योंकि स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट में है, स्प्रिंग क्या करेगा, इस सर्टेन टाइम तक कंप्रेस होगा, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। फिर उसके बाद रिलैक्स्ड लेग में आएगा, तो क्या हुआ, फिर इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो, और इसके ऊपर पॉजिटिव वर्क करेगा ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, इसके ऊपर नेगेटिव वर्क करेगा, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हुआ। इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा और इसका काइनेटिक एनर्जी घटा, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इस कोलिजन के दरमियान भी क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कोलिजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वह फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन वो हुआ जिसमें सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहे। सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन वैसा हो गया जिसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहे और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे, ठीक है। तो जो ये कोलिजन बता रहे हैं जिसमें लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहे और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहे, वैसे कोलिजन को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और जिस कोलिजन के दरमियान लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहे लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व न रहे, तो वैसे कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। वैसे कोलिजन को क्या बोलेंगे बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहे और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो नहीं रहे, लेकिन अगर कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाए, चिपक जाए, वैसे कोलिजन को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम कोलिजन को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, फिर इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या, जहां काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व हो, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या, जिसमें लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या, जब कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ चिपक जाए। बात समझ में आ गई, इतना चीज को दिमाग में रखिए, आगे थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का डेरिवेशन करेंगे और बस इसी का स्टडी करेंगे, कोलिजन का ही। जो अभी हम डेफिनेशंस दिया, जो हम कंसेप्ट समझाया, उसको दिमाग में रखिएगा और उसी को दिमाग में रख के आगे हम कुछ इक्वेशंस डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ हम कोलिजन किसके अलोंग करवा रहे हैं, सेंट्रल लाइन के अलोंग। जैसे इसके सेंटर से पास करता हुआ लाइन है, इसके सेंटर से, इसी लाइन के अलोंग ये मोशन है। ध्यान देने वाली बात है, क्या देने वाली बात है बेटा, जब कोलिजन सेंट्रल लाइन के अलोंग हो, ये सेंट्रल लाइन के अलोंग, या इसको हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। कैसा बेटा, हेड ऑन, एकदम आमने सामने वाला। हाँ, ऐसा भी तो कोलिजन हो सकता है, ये पार्ट के लिए यहाँ है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। देखो इसको जब यहाँ लाओगे तो यहाँ ये ऐसे कोलिजन होगा, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है। ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, सॉरी हेड ऑन कोलिजन नहीं है, एकदम आमने सामने वाला ये नहीं है। देख लो इसका सेंट्रल लाइन इधर से गुजर रहा है, इसका इधर से, तो ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। हो सकता है कि कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी इधर हो जाए, इसका वेलोसिटी इधर हो जाए, हो सकता है मे। बात समझ में आ रही है। सेंट्रल लाइन इन दोनों का क्या है, यहाँ इसके अलोंग कोलिजन हुआ है, किसके अलोंग, इसके अलोंग यहाँ कोलिजन हुआ है, इस लाइन के अलोंग कोलिजन। टेंजेंट के अलोंग, कॉमन टेंजेंट के अलोंग यहाँ कोलिजन नहीं हुआ, इसके अलोंग कोलिजन। ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ये
परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन से, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन से, ठीक है। सबसे पहले इस पर एक सवाल बना लेते हैं, जितना अभी कंसेप्ट हम लोग सीखे ना उसी के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलो एक सवाल कर लेते हैं वर्मा सर के बुक से। कहता है कार्ट ऑफ मास 50 kg, एक कार्ट है जिसका मास क्या है बेटा 50 kg है ना, इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ये 20 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ये लाइटर कार्ट बी ऑफ मास 20 kg, एक और कार्टे है, इसका मास कितना है बेटा 20 kg, मूविंग टुवर्ड्स इट, और ये अगर इधर जा रहा है तो ये इसके टुवर्ड्स जा रहा है, कितना 10 किलोमीटर, कितना है 10 किलोमीटर पर आवर है ना। द टू कार्ट्स क्लिंग टू ईच अदर, द टू कार्ट्स क्लिंग टू ईच अदर, फाइंड द स्पीड ऑफ कंबाइंड मास आफ्टर कॉलिजन। देखो यहां कह रहा है कि कॉलिजन के बाद ये वाला कार्ट और ये वाला कार्ट है ना बेटा, समझो जरा ध्यान से, ये कार्ट और ये कार्ट कॉलिजन के बाद स्टिक कर जाता है, किस कैटेगरी में इसको डालोगे, ये कैसा कॉलिजन हुआ है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ है। अब कौन सा मेथड लगाएंगे, क्योंकि हम बताए अभी जस्ट बताए कि ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ कॉलिजन, वेदर इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, वेदर इट इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, और वेदर इट इज इन बिटवीन द टू, द लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। तो इसमें भी लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो पी आई सिस्टम का पी आई जो हो जाएगा इनिशियल लीनियर मोमेंटम, ये हो जाएगा 50 kg इंटू 20 किलोमीटर पर आवर पॉजिटिव डायरेक्शन, और माइनस ये इधर है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा बेटा, इसको क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो 20 kg इंटू 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा इनिशियल लीनियर मोमेंटम हो गया। दिक्कत है क्या, 50 क्या होता है P बराबर क्या होता है बेटा मास टाइम्स वेलोसिटी है ना, लीनियर मोमेंटम, तो ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, ये किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 50, 5 दूना 10 और 2 शून्य तो 1000 माइनस 200, तो ये 800 kg किलोमीटर पर आवर हो गया, पी आई 20 रहे कि 200, ठीक है। अब पी एफ क्या हो जाएगा, तो फाइनली जो हुआ है क्या कि दोनों स्टिक कर गया, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 50 प्लस 20 kg, अब मान लेते हैं कि स्टिक्ड मास का जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो होगा v, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 kg इंटू v। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, पी आई इज इक्वल टू पी एफ, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा 800 kg किलोमीटर पर आवर बराबर 70 kg इंटू भी। अब ये kg से तो kg खत्म हो गया भैया, 70 को इधर ले आओ, तो v बराबर क्या हो जाएगा 800 बटा 70 अब किलोमीटर पर आवर, 7 से 7 को काट दो, 80 शून्य से शून्य को काट दो, और 7 इकाई 7, 7 चौके 28 होगा ना, 7 इकाई 7 तो 1, 7 तो 3 तो 7 चौके 28, उसके बाद 7 दूना 14, लगभग लगभग ये लगभग होगा बेटा इतना किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो जरा सा समझ लो एक बार और, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कॉलिजन का बेसिक। कहा कि एक कार्ट 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और एक दूसरा कार्ट 10 किलोमीटर पर आवर से पहले कार्ट के टुवर्ड्स जा रहा है।
एक का मास कितना 50 केजी, दूसरे का मास कितना 20। एक 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, दूसरे का 10 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ये आ गया 800 केजी के एम पर आवर। फाइनल लीनियर मोमेंटम 70 केजी इंटू भी मान लिया क्या, कॉलिजन के बाद इसका कॉमन स्पीड है, तो भी इस तरह से हमारा सिंपल एकदम था, ऐसा कोनो बड़ा चीज नहीं था कि बहुत भयंकर वाला हम सवाल दे दिया एक के बारे में। अब हम चलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की तरफ, है ना। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन की तरफ चलते हैं। चलो बेटा इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। सपोज एक पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी क्या है बेटा u1, इसका मास क्या है बेटा m1। एक दूसरा पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी क्या है बेटा u2 और मास क्या है बेटा m2। दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट वी नो दैट u1 ग्रेटर देन u2। ये तो होना ही पड़ेगा भाई, कॉलिजन करवाना है तो u1 तो ग्रेटर देन, सेम सेंट्रल लाइन के अलोंग ये मोशन है। मान लेते हैं कि t टाइम के बाद दोनों का कॉलिजन हुआ। अब पिक्चर कुछ ऐसा, t टाइम के बाद मान लेते हैं कि m1 जो मास है उसका वेलोसिटी क्या हो गया बेटा v1, और m2 जो मास है हमारा, इसका वेलोसिटी क्या हो गया बेटा v2। ठीक है, ये कॉलिजन के बाद। बिफोर कॉलिजन ये, आफ्टर कॉलिजन कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी v1 और v2 हो गया, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम तो हुआ ही हुआ होगा। और चूंकि ये कैसा कॉलिजन है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो परफेक्टली इलास्टिक ले लो, इसमें परफेक्टली इलास्टिक, है ना। चलिए अब टनाटन चलते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या लगा देंगे भैया, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, तो लिख देंगे m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। इसको ले लो बेटा इक्वेशन 1। u1 u2 हमको बेटा जी दिया हुआ है, u1 u2 क्या है बेटा दिया हुआ है, वी हैव टू जस्ट फाइंड v1 एंड v2। u1 और u2 क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स m1 एंड m2 कॉलिजन के पहले। अब चूंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, यहां लिख दो pI बराबर pf। अब चूंकि परफेक्टली इलास्टिक है इसलिए KI बराबर KF भी हो जाएगा, ये भी होगा और ये भी होल्ड करेगा। तो क्या लिखेंगे, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 स्क्वायर। ये इक्वेशन 2। कितना अननोन्स है बेटा v1 एंड v2, v1 एंड v2। कितना अननोन्स, दो अननोन्स। कितना इक्वेशन, दो इक्वेशन। दोनों को सोल्व करके v1 और v2 का वैल्यू निकाल देंगे तरफ से भैया। इसको इस तरफ ले आओ तो लिख देंगे हम लोग m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर होगा ना।
और इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, m1 इंटू यू वन माइनस वी वन इंटू यू वन प्लस वी वन बराबर m2 इंटू वी टू माइनस यू टू इंटू वी टू प्लस यू टू, है ना। तो v2 माइनस यू टू बराबर क्या लिख देंगे, v2 माइनस यू टू बराबर, अब v1 प्लस u1 बराबर, अब v1 माइनस u1। एक्चुअल में हम लोग क्या करें कि m1 इंटू यू वन माइनस वी वन के जगह पर m2 इंटू वी टू माइनस यू टू लिख देते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम दिस एंड दिस क्या कर सकते हैं, m1 इंटू यू वन माइनस वी वन बटा m2 इंटू वी टू माइनस यू टू, इसको इधर ले आओ और इसको उधर कर दो, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, v2 प्लस यू टू बराबर u1 प्लस v1। इक्वेशन 3 लिख दो इसको। चूंकि दिस इज इक्वल टू दिस फ्रॉम वन, ये कट जाएगा तो ये एक इक्वेशन हमारा आ गया। अब इसमें भैया अगर v2 निकालना है तो इसमें v2 डाल दो तो v1 निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम 3 इंटू वन, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम 3 इंटू दिस वन, वी वुड गेट m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू, अब v2 के जगह पर क्या लिख देंगे बेटा, u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस एक u2 और है तो 2u2 हो जाएगा। अरे देखो ना भैया, v2 की जगह पर u1 प्लस v1 माइनस u2, और u2 तो वो पहली था, ऐसे हो गया तो हो गया काम। इसको अब सोल्व कर दो, v1 का वैल्यू निकाल दो बेटा, v1 क्या आ जाएगा यहाँ से, अब थोड़ा सा मिटाओ इसको हल्का सा, ऐसे नहीं काम चलेगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि तुमको ऐसे लगे। यहाँ क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 u1 प्लस m2 v1, m2 v1 माइनस 2 m2 u2, है ना। यहाँ v1 है और यहाँ v1 है। अच्छा हाँ, तो v1 को कॉमन ले लेते हैं, इसको लेकर के यहाँ आ जाओ बेटा, रेड पेन से हम लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि सब m1 जो नॉन टर्म है उसको इधर कर लो, m2 u2 और इसको सबको इधर करो तो हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 u1 m2 u1, फिर ये तो इधर माइनस 2 माइनस तो प्लस 2 m2 u2 बराबर v1 इंटू m1 प्लस m2, v1 इंटू m1 प्लस m2, यानी कि v2 बराबर v1 बराबर क्या आ गया, देखो तो जरा सा, v1 बराबर जो हमारा आ गया m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2 m2 u2 बटा m1 प्लस। किस तरह के कॉलिजन के लिए है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए। सिमिलरली v2 का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो v2 बराबर यहाँ आ जाएगा m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 u1 बटा m1 प्लस, ये हो गया हमारा बेटा v2। तो ये हमारा जो इक्वेशन हम अभी डिराइव किया, ये किस तरह के कॉलिजन के लिए बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए। कैसा कॉलिजन है ये, परफेक्टली इन
इलास्टिक कॉलिजन। चलिए इस पर एक आध दो सवाल देख लेते हैं, है ना। इस पर क्या देख लेते हैं बेटा, एक आध दो सवाल देख लेते हैं। चलिए ये देखते हैं एक आध दो सवाल। चलिए ये हमारा सवाल है, कहता है कि देयर आर टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 2 kg। ये दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। ये जो ब्लॉक है 1 मीटर पर सेकंड से इस ब्लॉक दूसरे वाले ब्लॉक के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। ये वाला ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में है। तो कहता है मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बताइए। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कॉलिजन तो हो रहा है और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन भी होगा। स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो स्टोर कर लेगा ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लॉस तो होगा नहीं एनर्जी का। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। और मैक्सिमम कंप्रेशन होगा कब, कब होगा बेटा? जब दोनों का स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए। चलो मान लेते हैं कि जब दोनों का स्पीड v है तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। उस वक्त जो कंप्रेशन है स्प्रिंग का x है, अब कंप्रेशन ही पूछ रहा है। सबसे पहले मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाते हैं। Pi बराबर इसका मोमेंटम 2 × 1 बराबर 2 मीटर पर 2 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद फिर फाइनली दोनों का वेलोसिटी तो सेम हो गया, उसका तो मोमेंटम 0 है ना इनिशियली। P बराबर 2 + 2 4 है इंटू v बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिस इज इक्वल टू दिस Pi बराबर Pf। तो 4v = 2 यानी कि v बराबर 0.5 मीटर। यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन पर जब कंप्रेशन इसमें x है तब इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड क्या है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी कहीं हुआ नहीं है। इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 इंटू दिस, दो कट गया यानी 1 जूल। अब बराबर फाइनली टोटल एनर्जी, तो फाइनली क्या है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 2। इस ब्लॉक का एनर्जी इस ब्लॉक का दोनों का हो गया प्लस हाफ इंटू 100 इंटू एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? 2 से तो 2 कट गया, ये 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया। तो 0.25 प्लस इंटू 2, 0.25 इंटू 2 और प्लस ये क्या हो गया 50 एक्स स्क्वायर। अब बराबर कितना 1 जूल के बराबर होना चाहिए ना। यानी कि 50 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 0.5 यानी कि 0.5, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 0.5 / 50 बराबर क्या आ गया 5/500 यानी कि 1/100। यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया देख लो, 1/10 बराबर 0.1 मीटर। यही तो हमारा आंसर हो गया। स्प्रिंग का यहाँ जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ड्यूरिंग मूवमेंट कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है, ठीक है। चलो अब जो अभी अभी इक्वेशंस डिराइव किए बेटा उसमें कई सारे केसेस हम बना सकते हैं। हम बनाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन स्टूडेंट लोग कहता है कि सर
अब छोटका छोटका केसवा नहीं लेते, चलिए हम केस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केस। जैसे इक्वेशन में क्या था, V1 बराबर क्या आया था, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 बटा M1 प्लस M1 माइनस M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू U1। इसी प्रकार से V2 बराबर क्या आया था, M2 माइनस M1 बटा M1 प्लस M2 और प्लस 2M1 U1 बटा M1 प्लस M2। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा। यहां पर मैं हम जो केस लिए थे, दोनों ही पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। बात समझ में आ रही? दोनों ही पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था बेटा? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो U1 इधर जा रहा हो और M1 इधर जा रहा हो राइट साइड और M2 लेफ्ट साइड जा रहा हो, तो साइन सिर्फ प्रॉपर साइन के साथ आप यहां प्लेस कर देना। ठीक है, मान लिया U2 नेगेटिव है, U1 को पॉजिटिव ले लेना। फिर ये बस इतना सा ध्यान इस फॉर्मूला में रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सपोज केस 1 ले लो। ये हमारा क्या है बेटा, M1 और ये हमारा क्या है, M2। अगर M1 वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, M1 क्या है बेटा, वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, बहुत बड़ा, क्या बहुत बड़ा, M1 बहुत बहुत बड़ा है। तो M1 के कंपैरिजन में M2 को नेग्लेक्ट कर दो, तब हमारा V1 क्या आ जाएगा, M1 माइनस M2 इज वेरी नियरली M1। तो M1 बटा, क्योंकि M2 के कंपैरिजन में M1 बहुत छोटा, तो ही M1 इंटू U1 हो जाएगा प्लस 2M2 बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ भी तो भैया M2 बहुत छोटा है, तो M1 हो जाएगा सीधे I इंटू U2। चूंकि M2 से M1 बहुत बहुत बड़ा है, तो ये टर्म लगभग 0 हो जाएगा। हमारा V1 बराबर क्या रह जाएगा, U1। यानी कि बहुत बड़ा गोला हो, यहाँ एगो कंकड़ हो, कंकड़ का तो कुछ पता नहीं, लेकिन इसके स्पीड पर, वेलोसिटी पर, इसके वेलोसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, जो जरा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, V2 क्या हो जाएगा, तो V2 बराबर क्या है, M2 माइनस M1। तो M2 नेग्लेक्ट हो गया, तो माइनस M1 बटा, यहाँ M2 नेग्लेक्ट हो गया, बटा M1 इंटू U1 प्लस 2M1 U1 M1 प्लस M2। तो M1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बउआ, M1 हो जाएगा। तो ये M1 खत्म हो गया, यहाँ भी M1 खत्म हो गया। 2U1 माइनस U1 बराबर कितना हो जाएगा, U1। यानी कि V2 बराबर U1, यानी कि V2 भी कितना के स्पीड से चलेगा, U1 के स्पीड से चलेगा। माने कि जो इसका इनिशियल स्पीड से, वही स्पीड इसको प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ये होगा। और अगर M2 वेरी वेरी केस 2 ले लो आप, इफ M2 वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, तो क्या होगा, उसका इससे बहुत बहुत अधिक मास हो जाए तो तब V1 क्या हो जाएगा, M2 वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 है, M1 को खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस U1 होगा ना, प्लस M2 वेरी वेरी ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 2U2 बराबर अच्छा M2 वेरी वेरी ग्रेटर देन
M2 वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 है, चल तो रहा है भैया, हाँ ठीक है। M2 वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, M2 बड़ा है तो M1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो M2 खत्म, तो माइनस U1। M2 बहुत बहुत बड़ा है तो यहाँ फिर M1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो 2U2 माइनस U1। V1 बराबर ये आ रहा है हमारा 2U2 माइनस U1, ठीक है। ठीक है, और V2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 बाई M2 तो U2 ही रह जाएगा, और प्लस इधर M1 बाई M2 तो 0 हो जाएगा। अगर M2 बहुत बहुत बड़ा है तो V2 तो क्या हो जाएगा भैया, U2 के बराबर हो जाएगा। वो जो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से ही चलता रहेगा, और V1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2U2 माइनस U1। ठीक है, अब बहुत सारा केस इसमें बन सकता है भैया, कि मान लिया जाए कि 2 रेस्ट में हो, अब केस 3 बना दो कि अगर U2 बराबर क्या हो, 0 हो, U2 क्या हो, 0 हो, दोनों का मास बराबर हो वगैरह, बहुत सारा केस बन सकता है बेटा। हम नेक्स्ट क्लास में इसका सारा केस इत्मीनान से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें अब बाकी का केस हुआ कि M1 वेरी वेरी ग्रेटर, M2 वेरी वेरी ग्रेटर, ठीक है। M1 बराबर अगर M2 हो जाए तब क्या होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो सारा केस हम नेक्स्ट क्लास में बड़ा इत्मीनान से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा अब इस पर हम डिस्कशन करूँगा।